हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 38 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चार में से कोई तीन वर्णमाला में अपनी स्थिति के अनुसार किसी प्रकार एक से हैं और इस प्रकार अपना एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक उस समूह में शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पर जो है ये जो लेटरों का जो समूह दिया गया है, इस समूह में से जो है कोई एक जो है उस समूह में शामिल वहाँ नहीं होता है। यानी कि चार लेटर का समूह है, उसमें से तीन जो है वो एक जैसा होगा और एक जो है वह अलग होगा। तो वही हमको एक जो है वह कौन सा अलग है वो हमको बताना है। तो देखिए डी, ई और जी, तो डी में +1 किए ई हो गया और ई में +2 करेंगे तो हो जाएगा जी। जे में +1 करेंगे के और के में +1 करेंगे तो एल। क्यू में +1 करेंगे तो आर और आर में +2 करेंगे तो टी। वी में +1 करेंगे डब्लू और डब्लू में +2 करेंगे तो वाई। तो देख लीजिए सभी में +1 +2 किया गया है, जबकि ऑप्शन बी में जो है +1 किया गया है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। लिखा गया है नीचे दिए गए अक्षर क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको यह चीज़ बताना है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वाई है, डब्लू है, सभी का पहला लेटर देख लीजिए वाई डब्लू ई एस। तो क्या हो रहा है, वाई हो गया 25 नंबर पर, डब्लू होता है 23 नंबर पर -2। यहाँ पर डब्लू से यू -2, यू से एस -2। तो इस बार क्या होगा, एस से -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू। अब आप देख लीजिए सबसे पहले क्यू किस किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा, ए सी डी है अभी। ई एफ ई और एफ +1, एफ और एच +2, एच और के तो +3। तो +1 +2 +3, तो इस बार क्या होगा +4 होगा। तो +4 जैसे ही होगा देंगे हो जाएगा क्या एस। के +4 कर देंगे ओ होगा ओ हो जाएगा, ठीक है। के 11 नंबर पर 4 ऐड कर दिए, हो गया ओ। तो अब यहाँ इसके बाद जो सिचुएशन आ रहा है वो क्या है, तो Q और Q के बाद O, तो Q और Q के बाद O। और देख लीजिए Q के बाद O किस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। जबकि आप देख रहे हैं B के बाद D, तो प्लस यहाँ पर क्या हो गया +2 हो गया, यहाँ पर हो गया +3। D और G में यहाँ हो गया +2, तो +2 +3 फिर यहाँ +2, तो यहाँ पर क्या करेंगे +3। तो I में +3 कर देंगे हो जाएगा L। तो यानी कि QOL हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 22वें तथा दाहिने ओर से 21वें अक्षरों के ठीक बीच का अक्षर है। तो देखिए यहाँ जो सिचुएशन है, बोला गया बाईं ओर से 22वां यानी कि ए के साइड से 22 तथा दाहिने ओर से 21। तो दाहिने ओर से 21 यानी कि जेड के साइड से, और जेड के साइड से जब हमें पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, संख्या को उसमें से घटा देते हैं 27 में से। तो 27 में से हम 21 को जैसे ही घटाएंगे, 21 को जैसे ही हम घटाएंगे 21 को, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 6। यानी कि जो लेटर दाहिने साइड से 21वें स्थान पर है वही लेटर बाएं साइड से 6ठे स्थान पर है। तो 22 + 6 28 भागा 2 कर दिए हो गया 14, और 14 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो एन होता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है किसी सांकेतिक भाषा में शब्द ई एल आई जी आई बी एल और ई को जी के एफ के ए एन डी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आर ई क्यू यू आई आर ई कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ई और जी है,
तो ई और जी में हो गया आपको +2, एल और के है यहाँ पर हो गया -1, आई और के है +2, जी और एफ है -1, आई और के है +2, बी और ए है -1, एल और एन है +2, ई और डी है -1। तो सभी में क्या किया गया, +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1 किया गया है। तो वही सिचुएशन यहाँ भी करना है। आर +2 कर देंगे हो जाएगा टी, -1 कर देंगे हो जाएगा डी, +2 कर देंगे हो जाएगा एस, -1 कर देंगे हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, तो टी। उसी प्रकार से फिर +2 कर देंगे हो जाएगा के, और -1 कर देंगे हो जाएगा यहाँ पर क्यू, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे +2 तो हो जाएगा यहाँ पर जी। देख लीजिए टी डी एस टी के क्यू जी, और ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, तो यह दिया गया ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से 8, लिखा गया है नीचे दिए गए विवरण पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या सब है, तो देखिए जे के एल एम एन और ओ एक परिवार के सदस्य हैं। तो सदस्य का नाम क्या सब है, जे के एल एम एन और ओ, ठीक है। अब इसमें क्या सब कहा गया है, तो वो देखिए। अब इसमें बोला गया फिर आगे, परिवार में 2 विवाहित युगल है, ठीक है। इसमें 2 ठो शादीशुदा जोड़ा है, तो एक शादीशुदा जोड़ा हमने यहाँ पर ये बना दिया, और ये दूसरा शादीशुदा जोड़ा ये भी हमने यहाँ पर बना दिया। लेकिन उसका क्या नाम है नहीं है, वो अभी दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार दिया है। एम एक डॉक्टर और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। चलिए, एम एक डॉक्टर और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है, यानी कि यहाँ पर जो है उन लोगों का कुछ व्यवसाय है वो भी दिया गया है, ठीक है। तो हम व्यवसाय के लिए जो है यहाँ पर जो है हम उसको इसमें लिख देंगे कि वह कौन जो है क्या कार्य करते हैं यहाँ पर, ताकि वो हमें आप आगे अच्छे तरीके से सारा का सारा जो है प्रश्न जब हम बनाएंगे तो उस समय में हमको जानकारी सारा क्लियर रहेगा, तो हम अपने प्रश्न के आंसर को जल्दी से टिक कर सकेंगे ऑप्शन को। तो एम एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। चलिए, ये एम एक डॉक्टर हो गया, तो इसका मतलब एम को डॉक्टर बना दीजिए आप यहाँ पर, डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। तो पत्नी कौन है नहीं पता है, लेकिन वो कौन है, तो इंजीनियर है। तो ये हो गया पति, तो प्लस का साइन, और पत्नी तो माइनस का साइन हम दे रहे हैं। मेल के लिए हम प्लस का साइन दे रहे हैं और फीमेल के लिए माइनस का साइन दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला, जे ओ की पौत्री है। देखिए जे जो है ओ की कौन है, पौत्री, पौत्री मतलब पोती है। चलिए हम इसको यहाँ पर, चूँकि हमारे प्रश्न में जो है 1 2 3 4 5 6 सदस्य है, तो हम यहाँ पर जो जे ओ की पौत्री है, तो ये हमने ओ लिखा, और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जे पोती के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पोती का रिलेशन बन रहा है, तो ये दादा भी हो सकता है, ये दादी भी हो सकती है। तो अब यहाँ सिचुएशन है कि ये पुत्री हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी यहाँ पर किसी का, और ये इसके लिए कौन होगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जो भी यहाँ पर डालेंगे उसके लिए पुत्र होगा, तो पुत्र की पुत्री ही ना होती है पोती, तो ये हो जाएगा इधर कौन, ये हो जाएगी पोती, पोती, ठीक है। आगे हमको ओ का क्लियर नहीं है जेंडर, दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, जे ओ की पौत्री है और एल की बहन है, और जे जो है वो बहन है किसकी, तो एल की, बहन हो गई यह एल की। तो एल कौन, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है, आगे बढ़िए। एल की बहन है, एल की बहन है जो एक लिपिक है, जो एक लिपिक है, यानी कि एल क्या है, एक लिपिक है, एल जो है एक लिपिक है। अब लिपिक देखिए हिंदी में हुआ, और इंग्लिश में लिपिक को कहा जाता है क्लर्क, ठीक है। जैसे LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, UDC
अपर डिवीजन क्लर्क, तो वही क्लर्क को ही जो लिपिक कहते हैं। अब क्या है, के एल का पितामह है, के जो है वो एल का दादा है। तो जब ये दोनों भाई बहन या बहन भाई या भाई बहन बहन जो भी, तो यहाँ पर सिचुएशन है के एल का दादा है तो के को मुझे दादा बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों का आप करा दीजिए शादी, ये पुरुष ये स्त्री, ये हो जाएगी दादी और ये हो जाएगा कौन, तो दादा, दादा। ठीक है, अब के और ओ का क्लियर है सब कुछ। अब क्या है, के एल का पितामह और उसका विवाह अध्यापक से हुआ है। उसका विवाह अध्यापक से हुआ मतलब कि एल जो है, सॉरी एल जो है बोल रहे हैं, के का विवाह जो है किससे हुआ, अध्यापक से हुआ है। तो जब के का विवाह अध्यापक से हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कौन है, तो वो अध्यापक है, वो अध्यापक है यानी कि टीचर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे की माँ जो कि इंजीनियर है, यहाँ तो पिता होगा तो आप यहाँ दे दीजिए उसकी माता को, और ये माता कौन है, तो इंजीनियर है। तो माता जब इंजीनियर है तो देख लीजिए एम डॉक्टर है और उसकी पत्नी इंजीनियर है, एम डॉक्टर और उसकी पत्नी क्या इंजीनियर है। इसका मतलब कि एम यहाँ पर आ जाएगा, माता जब इंजीनियर तो माता का पति कौन, तो पिता ही ना, तो एम हो गया पिता, किसके लिए, तो जे और एल के लिए। और क्या बोला, इंजीनियर है माता इसकी, ये हो जाएगी माँ। तो माँ कौन है, तो वो क्लियर नहीं है अभी हमारे पास, तो चलिए पढ़ते हैं माँ कौन कौन है। माँ कौन हो सकती है, तो जे तो खुद वो माँ कैसे हो जाएगी, के तो दादा है, एल तो भाई या बहन है, एम तो पिता हो गया, एन का नहीं पता, ओ अध्यापक है, तो बचा कौन, एन। तो यानी कि एम और एन पति पत्नी, एम और एन पति पत्नी, एम हो जाएगा पति और एन हो जाएगी पत्नी। ठीक है, और एन हो जाएगी कौन, इंजीनियर, एन हो जाएगी इंजीनियर। इसके बाद क्या बोला, जे की माँ जो कि इंजीनियर है एक वकील की बहू है, वकील की बहू है, इसका मतलब है कि एन जो है वह वकील की बहू है। तो वकील की बहू कैसे हो सकता है, के तो यहाँ पर कौन है, तो के तो वकील हो सकता है, के का क्लियर नहीं है। ओ कौन है, ओ अध्यापक है, इसका मतलब के कौन है, तो के वकील है, तभी तो वकील की बहू होगी, क्योंकि एन जो है वह तो ओ और के इसी दोनों में से, इसी दोनों की बहू है। तो जब इसी दोनों बहू, बहू मतलब होता पुतहू, इसी के ने पुतहू है, तो जब इसी की पुतहू है तो ओ जो है अध्यापक है, तो इसका मतलब के ही ना वकील होगा। और जे के लिए जो है हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है कि जे जो है वह पेशा में क्या है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और एल का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये लड़का है कि यह लड़की है, यहाँ भी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये लड़की है माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो अब है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि के का व्यवसाय क्या है। तो के का व्यवसाय देख लीजिए वकील है, और वकील दिया गया ऑप्शन बी में, तो आंसर होगा 5 का बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगल में से एक है, कौन जो है विवाहित युगल में से एक है। तो एम और एन विवाहित युगल है और ओ और के विवाहित युगल है, और ऐसा हमारे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर सवाल है, दिया गया परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 पुरुष सदस्य, 2 पुरुष सदस्य, इसका पता नहीं है, ये पुरुष है कि स्त्री पता नहीं है, इसीलिए आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि तय नहीं कर सकते हैं। और चूंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हम आंसर टिक आउट करेंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 नंबर सवाल है, एम की पत्नी कौन है। अब देखिए एम की पत्नी का नाम क्या है, एन है, तो आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा गया है इसमें साइलोगिज्म का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ सेब तरबूज है, कुछ सेब तरबूज है, सेब तरबूज है,
सभी तरबूज ताज़े हैं। सभी तरबूज क्या है? तो ताज़ा है। कुछ आलू ताज़े हैं। कुछ आलू क्या है? तो ताज़ा है। पहला निष्कर्ष है कुछ सेब ताज़े हैं। कुछ सेब जो है वो ताज़ा है, तो बात ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ आलू सेब है। कुछ आलू देखिए तो सेब है क्या? नहीं है, तो गलत। तीसरा, कुछ तरबूज आलू है। कुछ तरबूज आलू है। तरबूज आलू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो गलत। चौथा, कुछ तरबूज सेब है। तरबूज सेब है। तरबूज सेब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हो रहा है ना जी? इधर वाला तरबूज देखिए सेब हो रहा है ना, तो सही हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 4 सत्य है। ऑप्शन ए। अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देख लें तो कुछ के केस में हो जाता है यहाँ पर 50, तरबूज भी 50, सभी का केस तो 100, यहाँ पर 50, कुछ का केस है तो 50 और यहाँ पर भी 50। कुछ का केस है 50, 50, कुछ का केस है 50 और यहाँ पर भी 50, कुछ का केस है यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग देख लें इसमें क्या क्या जा रहा है। तो पहला है इसमें कुछ सेब ताज़े हैं। कुछ सेब ताज़े हैं, तो सेब यहाँ पर, ताज़ा यहाँ पर। कॉमन टर्म मिला तरबूज और तरबूज। कॉमन टर्म में कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए। यहाँ पर ये दूसरा वाला 100 हो गया, तो चलिए यहाँ तक ये सही जा रहा। अब क्या है, तो दोनों का दोनों पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। सेब 50 तो सेब 50, ताज़ा 50 तो ताज़ा 50, यानी कि पहला निष्कर्ष हो गया पूर्णतः सही। दूसरा है कुछ आलू सेब है। आलू यहाँ पर और सेब यहाँ पर, तो इसमें आप देखिए कॉमन टर्म ताज़ा और ताज़ा, यहाँ पर जो पहला कॉमन टर्म मिला तो उसका क्या, तो वो तो 50 मिला। दोनों का दोनों 50 है, जबकि कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए। तो यहीं से कंडीशन नहीं बन रहा है, इसीलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया, दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। तीसरा निष्कर्ष है कुछ तरबूज आलू है। तरबूज यहाँ पर, आलू यहाँ पर, कॉमन टर्म तो मिला ताज़ा और ताज़ा, लेकिन कॉमन टर्म में से कोई भी 100 नहीं मिलने के कारण हो गया निष्कर्ष तीसरा गलत। कुछ तरबूज सेब है। तरबूज और सेब देख लीजिए सिंगल स्टेटमेंट से बन रहा है ये। तो कुछ तरबूज सेब है, सेब 50 तो सेब 50, तरबूज 50, तरबूज 50, ये भी क्या हो गया? तो सही। तो पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा गया है सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन पेंसिल है। इसके बाद है कुछ पेन इरेजर है। कुछ पेन इरेजर है। इरेजर है। इसके बाद कुछ इरेजर क्लिप है। कुछ इरेजर क्लिप है। क्लिप है। अब इसमें पहला निष्कर्ष कुछ क्लिप पेन है। कुछ क्लिप पेन है क्या? देख लीजिए तो नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा निष्कर्ष है एक भी क्लिप पेन नहीं है। एक भी क्लिप पेन नहीं है, तो एक भी क्लिप पेन नहीं है, ये क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। लेकिन यदि इसी क्लिप को जब इरेजर से उसको अटैच करना था, कुछ इरेजर क्लिप है, कुछ इरेजर क्लिप है, अगर हम इसी को इधर से बना देते, यहाँ जो इरेजर है, यहाँ जो इरेजर यहाँ पेन को हम अटैच करते हुए अगर हम क्लिप यहाँ से बना देते ये वाला, तो तब क्या होता? अब देखिए, तो कुछ क्लिप पेन है तो कुछ क्लिप पेन है, ये वाला सही हो जाता। और यहाँ पर एक भी क्लिप पेन नहीं, एक भी क्लिप पेन नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाता? तब गलत हो जाता। और आप जानते हैं यहाँ पर देख लीजिए क्लिप पेन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों जो है एक सही है एक गलत है, एक सही है एक गलत है। तो इस तरीके से ये जो बनता है क्या बना देता है? ये आइदर बना देता है, यानी कि या तो पहला सही या तो दूसरा सही। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में क्या है? कुछ इरेजर पेंसिल है। तो इरेजर है यहाँ पर और पेंसिल है यहाँ पर, ये तो अटैच है ही यहाँ से, तो ये हो गया तीसरा सही। चौथा है एक भी इरेजर पेंसिल नहीं है। एक भी इरेजर पेंसिल नहीं है क्या? ये तो गलत है पूरा का पूरा, इसीलिए पहला हो गया और दूसरा हो गया, पहला और दूसरा मिल करके आइदर बना दिया।
और तीसरा नंबर सही हो गया। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि 3 और 1 अथवा 2, 3 और 1 अथवा 2 सत्य है। आंसर इसका हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी। अब यही क्वेश्चन हम लोग जो है 150 वाले रूल से देखेंगे। तो सभी वाले केस में यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 100, ये 50, ये 50, 50, यहाँ पर 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, एक भी पेन नहीं, तो ये कोई नहीं के केस में चला जाएगा, यानी कि 100 और यहाँ पर भी 100। यहाँ पर कुछ का केस है तो 50 और 50, एक भी नहीं है तो ये भी हो जाएगा 100 और ये भी यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर देखें कि क्या क्या हमारे पास है। तो पहला है कुछ क्लिप पेन है, तो क्लिप है यहाँ पर, पेन है यहाँ पर, कॉमन टर्म तो मिला लेकिन कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 नहीं मिला, इसीलिए पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा, एक भी क्लिप पेन नहीं, एक भी क्लिप पेन नहीं है, कॉमन टर्म तो मिला पेन और क्लिप का, लेकिन कॉमन टर्म मिला, कॉमन टर्म में कोई भी 100 नहीं होने के कारण दूसरा भी क्या, गलत। अब रूल वाले में क्या होता है, यदि हमारे निष्कर्ष में एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो जाता है तब हम बोलते हैं इसको जांच करने के लिए। ठीक है, रूल वाले में क्या बोलते हैं, यदि एक से ज़्यादा निष्कर्ष गलत हो जाए तो आप जांच कर लिया कीजिए। तो देखिए क्या जांच करना है, तो पहला रूल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। क्लिप पेन सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, ये भी मिल गया, और दोनों ही निष्कर्ष कथन के अनुसार गलत होना चाहिए, ये भी मिल गया। तो ये आइदर बनेगा कि नहीं बनेगा, आइदर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या, कुछ इरेजर पेंसिल है, इरेजर और पेंसिल कॉमन टर्म मिला और कॉमन टर्म में कम से कम 100 भी मिल गया तो पास हो गया। ये पेंसिल 50, इरेजर भी 50, पेंसिल 50, इरेजर भी 50, और ये निष्कर्ष तीसरा क्या हो गया, सही। एक भी इरेजर पेंसिल नहीं है, एक भी इरेजर पेंसिल नहीं है, ये पेंसिल यहाँ पर, इरेजर यहाँ पर एक, दोनों का दोनों कथन क्या है, पॉजिटिव है, और ये निष्कर्ष क्या है, तो निगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बनेगा क्या, तो नहीं बनेगा, तो चौथा नंबर निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला और दूसरा मिलकर के आइदर बना रहा, तीसरा सही हो जा रहा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा गया है कुछ किताबें कागज़ है, कुछ किताब कागज़ है, कुछ किताब कागज़ है। इसके बाद दिया गया है, देखिए क्या चीज़ है, इसके बाद लिखा गया है कुछ कागज़ प्लास्टिक है, कुछ कागज़ प्लास्टिक है, एक भी प्लास्टिक काला नहीं है, प्लास्टिक जो है वो काला नहीं है, तो काला हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, अगर प्लास्टिक को काला नहीं बोला हम तो काला को किताब और कागज़ से अटैच कर सकते हैं, काला को किताब और कागज़ से अटैच कर सकते हैं। तो अब है कुछ कागज़ काले नहीं हैं, कुछ कागज़ जो वो काले नहीं है, तो देखिए इधर वाला जो कागज़ है जो कि प्लास्टिक से मिला हुआ है वो कभी भी काला नहीं हो सकता है, इसीलिए ये बात क्या हो गया, पहला निष्कर्ष सही। दूसरा, कोई कागज़ काले नहीं है, तो कोई कागज़ काले नहीं, अभी तो तत्काल हम सही कह देंगे, लेकिन अगर हम काला को यहाँ से हम इसमें अटैच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। कुछ कागज़ काले हैं, तो कुछ कागज़ काले हैं, इधर से हो रहा है सही या इधर से हो रहा है क्या, गलत। तो एक से सही एक से गलत तो क्या होता है, गलत होता है। कुछ किताबें काली है, कुछ किताबें काली है, तो ये देखिए किताब काली है, इधर से हो रहा है सही या इधर से हो रहा है क्या, गलत। अब यहाँ सिचुएशन है, आप देख लीजिए 2 नंबर और 3 नंबर में, आप 2 नंबर और 3 नंबर को ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ कागज़ काला काला, यानी कि हमको यहाँ इधर चेक करना पड़ेगा नहीं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, कोई कागज़ काला नहीं है, तो कोई कागज़ काला नहीं है, इधर से सही लेकिन इधर से क्या, गलत। तो एक डायग्राम से सही हो रहा है और एक डायग्राम से गलत हो रहा है। तीसरा है कुछ कागज़ काले हैं, कुछ कागज़ काले हैं, इधर से हो रहा है सही या इधर से हो रहा है गलत, तो एक से गलत हो रहा है और एक से सही हो रहा है। तो इधर जो है सेम सिचुएशन आप अभी 10 नंबर क्वेश्चन में देखे थे, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर मिला करके क्या बना देगा, तो ये आइदर बना देगा। और पहला भी सही है, 2 और 3 मिलकर के आइदर बना रहा है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, या तो 2 या अथवा 3 और 1 सत्य है। आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी।
अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देख लें। कुछ तो 50, कुछ तो यहाँ पर भी 50, एक भी नहीं मतलब कोई नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 50, कुछ नहीं तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, कोई नहीं, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100, कुछ तो 50 और यहाँ पर भी 50, कुछ तो यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या जा रहा है। कुछ कागज़ काले नहीं हैं, कागज़ यहाँ पर काला कहाँ पर, तो काला यहाँ पर, तो कागज़ यहाँ पर काला यहाँ पर, प्लास्टिक कॉमन तो मिला, प्लास्टिक कॉमन तो मिला, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से निगेटिव बनता है, सही। अब यहाँ पर देख लीजिए एक 100 भी कॉमन टर्म, एक 100 भी मिल गया, कागज़ 50, काला 50, काला क्या है यहाँ पर 50 है, सॉरी काला यहाँ पर 100 होगा, एक मिनट, एक भी नहीं का केस है ये, एक भी नहीं में जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों 100 हो जाता। ठीक है, हमसे तभी गलती हो गया वहाँ पर, को एक भी नहीं यानी कि कोई नहीं के केस में दोनों 100 होगा। तो काला यहाँ पर 100, काला यहाँ पर 100, कागज़ यहाँ पर 50, कागज़ यहाँ पर 50, यानी कि निष्कर्ष पहला क्या हो गया, पूर्णतः सही हो गया। अब है दूसरा, कोई कागज़ काला नहीं है, कागज़ काला नहीं है, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई कागज़ काला नहीं है, तो ये कैसे, तो कागज़ यहाँ पर 50 है लेकिन कागज़ यहाँ पर क्या 100 है, तो 50 का भी 100 बनेगा, तो नहीं बनेगा, तो गलत। कुछ कागज़ काले हैं, तो कागज़ काले हैं तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ये तो पॉजिटिव है, ये भी गलत। और अब आप देख लीजिए कागज़ काला, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव और दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत, तो ये क्या बनाएगा, आइदर बनाएगा। अभी हम 10 नंबर में ये रूल बताए थे ना, रूल एक बार हम फिर से बोलते हैं, यदि एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आइदर वाला नियम जांच करते हैं। तो आइदर वाला नियम जांच करने के लिए क्या होता है, तो दोनों ही निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक होना चाहिए, वो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, वो भी है, साथ ही साथ दोनों ही निष्कर्ष जो है कथन के अनुसार गलत होना चाहिए, ये भी मिल गया। ये तीनों कंडीशन मिल जाए तो समझ लीजिए वो आइदर हो गया। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे, कुछ किताब काली है, किताब कहाँ पर है, तो यहाँ पर, काला कहाँ पर है, तो यहाँ पर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से क्या बनेगा, तो निगेटिव कंक्लूजन बनेगा, ये क्या है, तो पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा और तीसरा मिलकर के आइदर बना दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी अध्यापक डॉक्टर हैं, सभी टीचर डॉक्टर हैं, सभी अध्यापक डॉक्टर हैं, सभी टीचर डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर टाइपिस्ट हैं, सभी इंजीनियर टाइपिस्ट हैं। ठीक है, टाइपिस्ट हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो पहला निष्कर्ष है, कुछ टाइपिस्ट अध्यापक हैं, टाइपिस्ट अध्यापक है कि नहीं है, तो है, तो सही हो गया। दूसरा है, सभी डॉक्टर टाइपिस्ट है, सभी डॉक्टर टाइपिस्ट के अंदर है कि नहीं है, तो है, तो सही हो गया। कुछ इंजीनियर अध्यापक है, इंजीनियर जो है वो टीचर है कि नहीं है, तो है, कुछ इंजीनियर टीचर है, तो सही हो गया। सभी डॉक्टर अध्यापक हैं, सभी डॉक्टर क्या टीचर के अंदर है, तो नहीं, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर है पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा गलत। आंसर इसका हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग 150 वाले रूल से देख लें। सभी का केस है तो 100, यहाँ 50, सभी का केस है तो 100 और यहाँ पर 50, सभी का केस है तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 50। कुछ का केस है तो 50 और यहाँ पर 50, सभी का केस है तो 100 और यहाँ 50, कुछ का केस है 50 और 50, यहाँ पर हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा आपको सभी के केस में 50। क्लियर। चलिए अब देखें इसमें क्या क्या है। कुछ टाइपिस्ट अध्यापक है, टाइपिस्ट यहाँ पर और अध्यापक है यहाँ पर। कॉमन टर्म मिला डॉक्टर डॉक्टर, कॉमन टर्म मिला इंजीनियर इंजीनियर, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 है, डॉक्टर वाले में भी 100 है, इंजीनियर वाले में भी 100 है। अध्यापक यहाँ पर 100, अध्यापक 50, 100 रुपया वाला सामान 50 रुपये में मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदेंगे। यहाँ पर उसके बाद टाइपिस्ट है 50, यहाँ पर भी 50, तो यानी कि ये सही जा रहा है। तो पहला निष्कर्ष हो गया क्या चीज़, सही। दूसरा निष्कर्ष है, सभी डॉक्टर टाइपिस्ट है,
डॉक्टर है यहाँ पर, टाइपिस्ट है यहाँ पर, इंजीनियर कॉमन मिला, कॉमन टर्म में कम से कम 100 मिलना चाहिए, मिल गया, तो ये सही है। अब यहाँ पर क्या, डॉक्टर है 100 तो डॉक्टर है 100, टाइपिस्ट है 50 तो टाइपिस्ट है 50, एकदम सही। कुछ इंजीनियर अध्यापक है, इंजीनियर यहाँ पर, अध्यापक यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला, कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया, साइड ले लेगा डॉक्टर। अब क्या है, अध्यापक यहाँ पर 100 और अध्यापक यहाँ पर 50, तो 100 रुपया वाला सामान 50 रुपया में मिलता है तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो ये तो सही हो गया। इंजीनियर यहाँ पर 50, इंजीनियर यहाँ पर भी 50, यानी कि तीसरा भी हो गया सही। चौथा, सभी डॉक्टर अध्यापक है। देखिए डॉक्टर और अध्यापक दोनों सिंगल स्टेटमेंट में मिल रहा है, डॉक्टर है 50, यहाँ पर डॉक्टर है 100, 50 का 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में खरीदिएगा क्या, तो नहीं खरीदिएगा, तो इसीलिए चौथा हो गया गलत। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा गया किसी सांकेतिक भाषा में 293 का अर्थ है गुलाब लाल है, 637 का अर्थ है कमल और गुलाब, और 523 का अर्थ है गुलाब लाल गुलाब लो, तो उस भाषा में और का कौन सा संकेत होगा। तो अब आप देख लीजिए सबसे पहले कि इसमें और लिखा हुआ है कहाँ पर, तो और लिखा हुआ है यहाँ। जब और लिखा है यहाँ, क्या और भी कहीं पर है, तो गुलाब लाल है, कमल और गुलाब लाल गुलाब लो, तो गुलाब और भी किसी दूसरे स्थान पर लिखा गया नहीं है। तो जब और किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं लिखा गया है तो सिंपल सी बात है कि उसका कोड भी हमें कॉमन कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसमें देख लीजिए कि 637 में से क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा, तो 3, तो यानी कि 3 इसका आंसर नहीं हो सकता है। 6 और 7 बचा, 6 और 7 दोनों कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि गुलाब का आंसर होगा डाटा अपर्याप्त है, यानी कि जानकारी अधूरी है। हमारे पास जितना जानकारी है उस जानकारी से जो है हम और का आंसर पता नहीं लगा पाए, इसीलिए हम यहाँ पर आंसर के रूप में लिख देंगे 6 या 7। और चूंकि हमारे प्रश्न में 6 या 7 भी विकल्प में नहीं दिया गया है, इसीलिए हम आंसर टिक आउट करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है शब्द DONATE डोनेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो यहाँ पर जो हमको अक्षर युग्म ढूंढना है, ठीक है, तो अक्षर युग्म चलिए ढूंढते हैं। तो करना क्या है, इसको ABCD पढ़ना है और जो जोड़ा मिलता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो चलिए DEFGHI कोई लेटर नहीं मिला, OPQRS कोई नहीं मिला, NOPQ नहीं मिला, ABC नहीं मिला, TU नहीं मिला। हम यहाँ से इधर पढ़ लिए इस प्रकार से, लेकिन हमको कोई भी दूसरा लेटर उस प्रकार से नहीं मिला। अब इधर से पढ़ते EFGHIJ नहीं मिला, TUVWX नहीं मिला, ABCD देखिए ABCD, तो ये हमको एक जोड़ा मिल गया A और D। N और O ये भी हमको एक जोड़ा मिल गया N और O, यानी कि हमको कंप्लीट 2 जोड़ा मिला। एक जोड़ा है आपको AD और एक जोड़ा है आपको NO। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि कुल मिलाकर के 2 जोड़ा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा गया है लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाहिनी ओर से 8वें और चंकी बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो यह जो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन तो रैंकिंग चैप्टर का है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो चलिए अब इसको बनाएंगे, क्या सब बनना है इसमें। तो इसमें बोला जा रहा है कि संदेश दाहिनी ओर से 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर कौन है, तो संदेश है, हम नाम उसका लिख दे रहे हैं यहाँ पर संदेश, ठीक। और चंकी बाईं ओर से 12वें स्थान पर, 12वें स्थान पर कौन है, तो चंकी है, चंकी इधर नाम हम लिख दे रहे हैं। अब क्या बोला,
अब बोला कि जब संदेश और चंकी अपनी अपनी स्थितियां अदल बदल लेती है, यानी कि चंकी चला गया संदेश के स्थान पर, संदेश चला गया चंकी के स्थान पर, ठीक है, अपनी अपनी स्थितियां अदल बदल लेती है, तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है। तो चंकी बाईं ओर से जब ये यहाँ से यहाँ चला जाता है तो ये बाईं ओर से 21वां हो जाता है, यानी कि सीधी बात है कि 12 में मैंने कितना जोड़ा, 9 जोड़ा, तो ये कितना हो गया 21। तो चंकी जब यहाँ गया तो 21, तो सिंपल सी बात है 12 में मैंने जो 9 जोड़ा था, यानी कि अब क्या बोल रहा है, तो दाहिनी ओर से संदेश की स्थिति क्या होगी, तो दाहिने ओर से जब संदेश यहाँ से यहाँ जाएगा तब उसका स्थिति क्या होगा। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि 12 में हमने 9 जोड़ा है, तो यहाँ 8 में भी हम कितना जोड़ देंगे 9, और ये हो जाएगा कितना, तो 17। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17वां स्थान हो जाएगा संदेश का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ सिचुएशन है कि 9 ही क्यों जोड़े, तो देखिए ए से अगर हम मान लीजिए ई के पास जाते हैं तो इसमें क्या क्या आएगा, बी सी डी, यानी कि 1 2 3 4 ये 5। अगर हम ए से ई के पास गए तो बीच में 3 इधर है, ए से ई के पास जाने में बीच में 3 है, और यदि हम ई से ए के पास जाएं तब क्या 4 या 5 हो जाएगा क्या, तब भी 3 ही न रहेगा। तो इसीलिए जब चंकी और संदेश अपना स्थान अदल बदल किया है, तो जब चंकी गया संदेश के स्थान पर तो 9 जोड़ा गया, तो संदेश जाएगा चंकी के स्थान पर तो उसमें भी क्या जोड़ा जाएगा 9, इसीलिए आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से 20, 16 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। इसमें कहा गया है इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी पढ़िए। जानकारी में क्या है, ई एफ जी एच आई जे के एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वे हर ओर से 2-2 करके बैठे हैं। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कि वर्गाकार मेज सबसे पहले हम बना लें, और हर ओर से 2-2 व्यक्ति करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया। ये इधर चला जाएगा आपको दाएं, और ये इधर चला जाएगा आपको बाएं। इसके बाद बोला गया क्या, देखिए 3 महिलाएं हैं और वो एक दूसरे के पास नहीं बैठी है, यानी कि महिला जो है वो एक दूसरे के पास अगल बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। जे एल और एफ के बीच में बैठा है, जे जो है वह एल के और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो जे एल और एफ के बीच में, एल और एफ, ठीक है। तो यही सिचुएशन क्यों, इधर भी एल हो सकता है इधर भी एफ हो सकता है, चलिए वो भी बना दें। तो यहाँ हम लिख देते हैं जे, इधर हो जाएगा एफ और इधर हो जाएगा एल, हम ये रफ के लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब क्या बोला, अब बोला कि जी आई और एफ के बीच में, जी आई और एफ के बीच में, तो जैसे जी है एफ यहाँ पर तो आई यहाँ पर होगा, जी आई और एफ के बीच में, जी आई और एफ के बीच में, सॉरी जी यहाँ पर, जी जो है वो आई और एफ के बीच में, ये सिचुएशन हो जाएगा। अब बोला एच एक महिला है जो जे के बाईं और दूसरी है। अब बताइए बायां इधर कि बायां इधर, बायां तो इधर, तो जे के बाईं और दूसरी, जे के बाएं पहला बाएं दूसरी, तो जी है, यानी कि ये एडजस्टमेंट तो नहीं हो सकता है। तो जे के बाएं पहली बाएं दूसरी एच, एक बात तो ये समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए ये हो गया। अब क्या बोला, जे एक महिला जो जी के बाईं और दूसरी है, हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ बैठाने में आसानी हो, ठीक है। जब तक हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए अभी एफ जो कि पुरुष सदस्य ई के सामने बैठा है, जो कि महिला सदस्य एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी, इसका मतलब जी कौन, एक महिला है। क्लियर। चलिए अब हमारे पास कोई भी जानकारी आगे नहीं दिया गया, हमको इसी को एडजस्ट करना है। तो जब इसी को एडजस्ट करना है तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो आई जी एफ जे एल एच, ये तो आपको समझ में आ गया है कि इस प्रकार से ये जो है ऐसे ही बैठेगा। अगर हम आई मान लीजिए आई यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए आई यहाँ दे देते हैं, तो मान लीजिए आई यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए आई यहाँ कहीं से भी दीजिए, तो ये क्या होगा, सिस्टम एक तरीके से इसी तरीके से घूमेगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है आई यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। आई जब यहाँ दिए तो आई के बाद क्या है, तो जी, जी के बाद एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद एल, एल के बाद एच,
इतना तो एडजस्ट हो गया। अब क्या बोला, अब मन में किसी के सवाल आ गया होगा कि सर आई आप यहीं क्यों दिए, आई आप यहाँ भी दे सकते थे। बाबू एक ही चीज़ है, इसके लिए आप जो है ये ऐसे मत सवाल कीजिए कि यहाँ क्यों दिए, यहाँ क्यों दिए। हाँ, अगर आपके मन में ऐसा है कि सर आई यहाँ क्यों, आई आप यहाँ दे देते, हम यहाँ से बनाते, तो ऐसा हम सवाल मान सकते हैं। क्योंकि देखिए ये हर ओर से दो दो है, तो हर ओर से दो दो है, तो आप आई यहाँ पर दीजिए कि आई यहाँ पर दीजिए, बात एक ही होगा। लेकिन हाँ, अगर इसी में मान लीजिए कि आपका कहने का मतलब सर आई यहाँ पर दे करके बनाइए, तो चलिए आपके बातों को हम ध्यान में रखते हुए आई को यहाँ पर रख करके भी बना करके आपको दिखला दे रहे हैं कि उससे कैसा बनता है। ठीक है, आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आई रख दीजिए हम, आई के बाद क्या है तो जी के बाद एफ, हम यहाँ से देख लेते हैं आई जी एफ, एफ के बाद जे एल एच, जे यहाँ पर एल और यहाँ पर एच। क्लियर है। अब क्या बोला, अब बोला गया कि एच एक महिला है जो जे के बाईं और दूसरी है, वो एच एक महिला जो जे के बाएं पहले, जे के बाएं दूसरी, जे के बाएं पहले, जे के बाएं दूसरी। क्लियर है सब कुछ। एफ जो कि पुरुष सदस्य है ई के सामने बैठा है, एफ जो कि पुरुष है वह ई के सामने बैठा है, तो एफ जो कि पुरुष है वो ई के सामने बैठा हुआ है। तो देखिए ई के सामने कभी भी होगा, एफ जो है ई के सामने कभी भी होगा इस तरीके से तो नहीं होगा, यानी कि ये एडजस्टमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। ये एडजस्टमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एफ के सामने कौन जा रहा है यहाँ पर, तो एफ के सामने प्रश्न में बोला रहा है एफ जो कि एक पुरुष है ई के सामने बैठा है, लेकिन यहाँ पर एफ के सामने कौन जा रहा था, एच, इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, गलत कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम में आ जाए, एफ जो कि पुरुष सदस्य है ई के सामने बैठा, ई के सामने कौन बैठा हुआ, तो एफ बैठा हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर ई दे दिए। अब क्या है, जो कि महिला सदस्य है, जो कि महिला सदस्य मतलब ई एक महिला सदस्य है। और हम इससे पहले भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे कि मेल और फीमेल, तो मेल के लिए हम प्लस का साइन दे रहे थे बाबू, और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन दे रहे थे। तो वही हम प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे। मेल के लिए हम दे देते हैं प्लस का साइन और फीमेल के लिए हम दे देते हैं माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हो गया आपको फीमेल। यहाँ पर जी फीमेल आ रही थी, यह प्रश्न शुरू में ही हमको क्लियर हो गया था स्टार्टिंग में ही कि जी आई और एफ के बीच में बैठी है, और लिखा हुआ था एच एक महिला है जो जी के बाएं, जो जे के बाईं और दूसरी है। ठीक है, और लास्ट लाइन में हम देखे थे एफ और आई के बीच एक महिला बैठी, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी हुई है, यानी कि जी कौन है, एक महिला है। अब आपको हम ये बता दें कि प्रश्न में आप देख लीजिए दूसरा जो कथन दिया गया उसमें लिखा गया है कि 3 महिलाएं हैं, वे एक दूसरे के पास नहीं बैठी है। तो जब बाबू ये महिला है तो ये पुरुष ही होगा, क्योंकि महिला तो एक साथ नहीं बैठी है। ठीक है, जब ये महिला है तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी बैठेगा वो पुरुष बैठेगा। क्लियर। चलिए इतना से हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या बन रहा है वो देखेंगे हम। अब बोल रहा है कि एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी हुई है, ये चलिए हो गया। अब यहाँ पर कौन सा नाम हमको एडजस्ट करना, कौन सा है, तो देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल, तो के है कहीं पर, तो के कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पर किसका नाम देंगे, तो के का नाम दे देंगे। ये एडजस्टमेंट यहाँ तक हो गया। अब हमको इसमें मेल और फीमेल क्लियर करना है, तो 5 नंबर में दिया गया है, 5 नंबर को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा है एच एक महिला है जो जे के बाईं और दूसरी, यानी कि एच एक कौन है, महिला है। 3 महिला है जी, ई और एच। अब बाद बाकी जो भी है वो सारा का सारा कौन है, तो सारा का सारा वह पुरुष है, यानी कि प्लस का साइन दे देंगे। चलिए हो गया। अब ये हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब इस एडजस्टमेंट के बाद अब आप क्वेश्चन बनाइए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 3 महिला सदस्य है। तो 3 महिला सदस्य कौन कौन है वो आप देख रहे हैं, 3 महिला सदस्य ई, एच और जी, और ऐसा है ऑप्शन ए में, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जे के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो जे एक पुरुष सदस्य है, तो जे एक पुरुष सदस्य सही है। ये हम आगे ऑप्शन अब क्यों पढ़े, हम तो एग्जाम में बैठे हुए, जल्दी जल्दी बनाना है मुझे, क्या कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे, जब हमको यहीं पर ऑप्शन मिल गया तो आगे
देखने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर में क्या बोला, ई और एच के बीच निम्नलिखित में से कौन बैठा है। तो ई और एच के बीच में देख लीजिए कौन बैठा हुआ है, तो के बैठा हुआ है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर सवाल है, एफ के तुरंत बाईं ओर निम्नलिखित में से कौन बैठा है। तो एफ के तुरंत बाईं ओर देख लीजिए, एफ के तुरंत बाईं ओर जे बैठा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, के और एफ के मध्य कितने लोग बैठे हैं। तो के और एफ के मध्य इधर से देखिए तो भी 3, इधर से देखिए तो भी 3, तो कितना लोग बैठा है। तो 3 लोग बैठा है, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दिया गया नीचे दिए गए अक्षर अंक में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आना चाहिए। लिखा गया है इसमें J2 और Z, उसके बाद है K4 और X, K4X, I7 भी, I7 और भी। यहाँ पर व्हाट का साइन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बॉक्स बना दे रहे हैं फुलफिल करने के लिए। H16R, H16 और R, M22P, M22 और P। हो गया। देखिए क्या हुआ, J और K, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 -2, पता नहीं +5। तो एक बात समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा +4 -4। ठीक है, +3 और -4 हम यहाँ नीचे लिख दें, +3 और यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक, तो क्या हो रहा है, +1 -2 +3, तो I +3 तो हो जाएगा L, -4 तो H, फिर +5 तो M। क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो +2 +3 पता नहीं +6, तो +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, +4 किए हो जाएगा 11, +5 किए 16 +6। यहाँ क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए Z और X -2, यहाँ भी -2, यहाँ पर भी -2। जब इसमें सब जगह -2 ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, -2 ही होगा। तो भी -2 तो T, T -2 तो R, यानी कि हमारे प्रश्न के लिए आंसर हो गया L11T, और ऐसा दिया गया ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से 25 नंबर। यह एक पैसेज का क्वेश्चन है, यानी कि परिच्छेद का क्वेश्चन है ये। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो जैसा कि हम इससे पहले भी एक दो टेस्ट में परिच्छेद बतला चुके हैं, हम उसमें बोले थे आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो प्रश्न पढ़ लेना है, और प्रश्न पढ़ने के बाद तभी परिच्छेद पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निजीकरण के खिलाफ साधारणतया आलोचना हो रही है, यानी कि निजीकरण के खिलाफ जो आलोचना किया जा रहा है, इसमें ये कहा गया। उसके बाद है, घरेलू की तुलना में ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजकों ने प्रतिक्रिया दिखाई है,
यानी कि घरेलू के तुलना में जो है, घरेलू कंपनी के तुलना में जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो कंपनी है उसने क्या दिखाया, ज़्यादा उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। यानी कि कोई चीज़ यहाँ पर एक बात तो पता चल गया कि निजीकरण हो रहा है, और आप लोग जानते हैं निजीकरण के बाबू क्या हो रहा है देश में, ठीक है। ज़्यादा हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए आगे देखिए क्योंकि उसमें समय जाएगा। नेक्स्ट है, निजीकरण के पहले करार बिना निविदा के नहीं दिए गए थे। निजीकरण के पहले जो है करार जो किया गया था वो बिना निविदा के यानी कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं दिया गया था, यह कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की परियोजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक नहीं है। चलिए, तो ये सारा का सारा कहानी है, क्वेश्चन है इसका। अब हम इसका पैसेज पढ़ लें, कहानी पढ़ लें, क्या है उसमें। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रायोजकों से मिलने वाली आरंभिक प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर कई केंद्रीय मंत्रालयों ने अपने अपने नियंत्रण में आने वाली परियोजनाओं के निजीकरण प्रस्तावित किए हैं। यानी कि बहुत सारे मंत्रालय ने क्या किया है, अपने अपने उनके जो डिपार्टमेंट में जो आता है, उनके नियंत्रण में जो आता है परियोजना, उन सभी को उन्होंने क्या किया, निजीकरण करने का प्रस्ताव किया है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरफ के प्रायोजक जो हैं यानी कंपनी जो है वह इसमें बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया दे रहा और बहुत ही उत्साहित है निजीकरण के लिए। कंपनी को तो फायदा है ही, तो उत्साहित रहेगा ही ना। राज्य सरकारों ने भी विद्युत संयंत्रों से लेकर खनन उद्योग तथा परियोजनाओं के निजीकरण की घोषणाएं की है। यानी कि राज्य सरकार जो ने भी क्या किया है, खनन का, परियोजना का निजीकरण का घोषणा कर दिया है। सरकार का इरादा नेक है, पर आजकल उसकी अपनी भागीदारी के चयन में पारदर्शिता का अभाव या निर्माण के ठेके को बिना निविदा मंगाए आरंभ कर देने की अनुमति देने के कारण आलोचना की जा रही है। यानी कि बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए जो इसको जो आरंभ कर दिया गया है निजीकरण को, इस पर जो है क्या है, आलोचना किया जा रहा है, ऐसा कहा गया। तो 22 नंबर है, निजीकरण के खिलाफ साधारणतया आलोचना हो रही है। तो साधारण रूप से तो आलोचना हो ही रहा है, चाहे वो जो भी रीजन से हो, निविदा के रीजन से हो या फिर जो भी रीजन से हो। ये निविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है। यह जो निजीकरण के खिलाफ जो साधारण रूप से क्या हो रहा है, आलोचना हो रहा है, तो ये तो कन्फर्म है, इसीलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, घरेलू की तुलना में ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजकों ने प्रतिक्रिया दिखाई है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि घरेलू के तुलना में यानी कि जो इंडियन कंपनी है उसके तुलना में जो बाहरी यानी कि जो विदेशी कंपनी है वह जो है क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया दिखाया। इसमें क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है। तो इस प्रकार का बात जो है हमारे पहले पैसेज में रहेगा, तब तो लिखा गया क्या, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रायोजकों से मिलने वाली आरंभिक प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर कई मंत्रालयों ने, यानी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से आरंभिक प्रतिक्रिया मिला है, लेकिन किससे कम मिला है किससे अधिक मिला है यह हमें क्लियर नहीं किया गया है, यह हमारे जानकारी में नहीं दिया गया है कि किससे घरेलू से ज़्यादा प्रतिक्रिया मिला है या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाले कंपनी से ज़्यादा प्रतिक्रिया मिला है। तो यहाँ पर जो है किससे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है यह चीज़ नहीं दर्शाया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिए हुए तथ्य काफ़ी नहीं है, यानी कि पैसेज में जितना बात लिखा गया वो काफ़ी नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निजीकरण के पहले करार बिना निविदा के नहीं किए गए थे। निजीकरण से जो पहले जो है बिना निविदा यानी कि बिना कॉन्ट्रैक्ट मंगाए जो है करार नहीं दिया गया था, ऐसा बात इसमें कहा जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक बार फिर से, सरकार का इरादा नेक है। नेक इरादा होने से क्या होता है, नेक इरादा होना और कागजी कार्रवाई होना दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। सरकार का इरादा नेक है, पर आजकल उसकी अपनी भागीदारों के चयन में पारदर्शिता का अभाव या निर्माण ठेके को बिना निविदा मंगाए आरंभ करके देने की अनुमति देने के कारण आलोचना की जा रही है। इसका मतलब सीधा अर्थ यह निकलता है कि इससे पहले जो भी कार्य हो रहा था, जिस प्रकार का भी कार्य हो रहा था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट था,
उसमें कॉन्ट्रैक्ट था, तभी तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट का मांग कर रहे हैं, तभी तो हम यह कह रहे हैं कि निविदा मंगाइए, आप निविदा कीजिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आप कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पहले साइन कीजिए, उसके बाद ये काम शुरू करवाइए। तो अगर मान लीजिए कि आपको निविदा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूम ही नहीं होता, आपको जानकारी ही नहीं होता, तब आप यहाँ पर थोड़े ही कहते ऐसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, आपको पहले से जानकारी है कि इन सभी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, निविदा बनाया जाता है, निविदा को मांग होती है, तभी तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में जो है पैसेज में जो है इस प्रकार का बात तो साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ जो कहा गया कि निजीकरण के पहले करार बिना निविदा के नहीं दिए गए थे, तो अब रहा बात कि पहले बिना निविदा के दिया गया था कि नहीं, तो यह बात हमें पूरा जानकारी तो नहीं है। हो सकता है कि 100 में से, मतलब निजीकरण से पहले, निजीकरण से पहले 100 का 100 में निविदा मंगाया जाता होगा। हो सकता है 100 में से 90 में ही निविदा मंगाया जाता होगा, 10 को छोड़ दिया जाता होगा। यानी कि हमारे पास पूरा जानकारी उसका नहीं है, लेकिन यह भी जानकारी नहीं है कि नहीं किया जाता था। इसीलिए जब हम इसका पूरा जानकारी नहीं है तो हम उसी प्रकार का आंसर इसका देंगे, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुमान प्रायः सत्य है। मतलब कि हम इसको संभवतः सत्य के रूप में मान सकते हैं, प्रायः रूप से इसको सत्य हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। राज्य सरकार की परियोजनाओं हेतु, राज्य सरकार का जो परियोजना है उसके हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न में लिखा गया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ये वो ठीक है, राज्य सरकारों ने भी विद्युत संयंत्रों से लेकर खनन उद्योग परियोजनाओं के निजीकरण की घोषणा की है, लेकिन इसके बाद आप देख लीजिए कि घोषणा तो किया राज्य सरकार ने, यहाँ पर घोषणा करने से तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक या कोई भी, यहाँ जो दिया गया है कि प्रायोजक हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक नहीं है, राज्य सरकार के परियोजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक नहीं है, यहाँ जो ये दिया गया है, इस बात का तो जानकारी हमें क्लियर रूप से कुछ भी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक ने राज्य सरकार के कामों में इंटरेस्ट लिया है कि नहीं लिया है, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसीलिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, लिखा गया है क्या डी एफ का भाई है। डी जो है वह एफ का भाई है, यह हमको जानकारी दिया गया। तो यह ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई जानकारी में से कौन सा पर्याप्त है, डी एफ का भाई है या नहीं है, यह हमको बताना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला जानकारी है हम वो पढ़ते हैं। बी के 2 पुत्र हैं जिनमें से एक एफ है। बी के 2 ठो पुत्र हैं जिसमें से एक जो है कौन है, पुत्र है, जिसमें से एक जो है वह एफ है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला, बी के 2 पुत्र हैं जिनमें से एक एफ है। फिर बोला डी की माँ की शादी बी के साथ हुई है। डी के माँ की जो शादी है, हम दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं, डी के माँ की जो शादी है, जो भी उसकी माँ, वह बी के साथ हुई है। जब बी के साथ हुई है तो यहाँ पर जो है ये माँ है, तो इसका मतलब ये पिता, और बी को कितना पुत्र है, तो बी को 2 ठो पुत्र है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ सिचुएशन है कि डी एफ का भाई है। क्या प्रश्न में ऐसा बोला गया है कि डी को सिर्फ 2 ही पुत्र है? प्रश्न में बोला गया कि डी को 2 ठो पुत्र है, इसमें बोला गया बी के 2 पुत्र हैं जिनमें से एक एफ है। हो सकता है कि बी के 2 पुत्र हैं और 2-3 ठो पुत्री भी है, जिसमें से एक जो है एफ है उसका पुत्र। यहाँ जो है क्या बोला, बी के 2 पुत्र हैं जिनमें से एक एफ है। इससे यह पता नहीं चल रहा है कि बी को पुत्री है कि नहीं है। हो सकता है बी को पुत्री हो, और यदि बी को पुत्री होगा तब तो डी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है। इसीलिए 1 और 2 दोनों मिलकर के भी पर्याप्त नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का, कि 1 नंबर जानकारी और 2 नंबर जानकारी दोनों मिलकर के भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है।
अगर यहाँ पर यह चीज़ क्लियर किया रहता कि बी के केवल 2 पुत्र हैं, बी के केवल 2 पुत्र हैं जिनमें से एक एफ है तो दूसरा डी है, तब हम ऐसा कह सकते थे अगर केवल शब्द लिखा हुआ रहता तो। समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिख रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पिट, टॉक, शुड, जो का अर्थ है मुझे एक गुड़िया लाओ। यह ज्ञात करने के लिए कि गुड़िया के लिए कौन सा संकेत प्रयोग हुआ है, दी गई जानकारी में से कौन सी पर्याप्त है। तो मुझे चाहिए गुड़िया का कोड निकालना है। ठीक है, हमारे पास है पिक, टॉक, शुड, जो, मुझे एक गुड़िया लाओ। ठीक है, तो चलिए मुझे एक, तो एक, लाओ तो लाओ, यानी कि शुड, जो, टॉक तो टॉक, बचा क्या तो पिट, तो गुड़िया का कोड क्या होगा तो पिट होगा। यानी कि 1 नंबर जानकारी से हमारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम इसमें जानकारी नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है, पिट टूर ना का अर्थ बहुत सुंदर गुड़िया, गुड़िया यहाँ पर। ठीक है, और इसमें आप देखिए बहुत सुंदर गुड़िया, मुझे एक गुड़िया लाओ, गुड़िया यहाँ पर, गुड़िया और ये रहा गुड़िया, दोनों में कॉमन मिल गया गुड़िया और गुड़िया, और दोनों में देख लीजिए कॉमन मिल गया पिट और पिट, दोनों में कॉमन मिल गया पिट और पिट। यानी कि 1 नंबर अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और 2 नंबर भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो जब दोनों अकेले अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में हम आंसर टिक आउट करते हैं 1 या 2, दोनों 1 या 2, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लिख रहा है प्रश्न में एक प्रश्न के साथ 5 कथन दिए हुए हैं, प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो हमारे पास तो विकल्प दिया हुआ है और हम इसी विकल्प का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर लाएंगे। इससे पहले भी आप 1-2 टेस्ट पहले भी आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं कि विकल्प से ही हमको प्रश्न का उत्तर लाना है। तो चलिए यह जो है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर, यह तीनों क्वेश्चन जो है डाटा सफिशिएंसी चैप्टर से है। ठीक है, देखते हैं 28 में क्या क्या है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि 1, 3 और 4 का प्रयोग करके आप प्रश्न का उत्तर लाइए। इसमें क्या पूछ रहा है कि QRSTU में सबसे लंबा कौन है। ठीक है, चलिए हम 1 नंबर जानकारी पढ़ते हैं। 1 नंबर जानकारी में R और S Q और T की अपेक्षा लंबे हैं। R और S जो है वह किससे, Q और T से लंबा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब R और S में कौन लंबा है वो क्लियर नहीं है, Q और T में कौन लंबा कौन छोटा ये क्लियर नहीं है, लेकिन R और S दोनों जो है वह Q और T से क्या है, लंबा है। इसके बाद 3 नंबर जानकारी, S Q की अपेक्षा लंबा है। देखिए S Q की अपेक्षा लंबा है तो हमको पहले से मालूम है, और R से छोटा है। S जो है Q से लंबा है और R से छोटा है। ठीक है, एक जानकारी ये हो गया हमारे पास, S Q से लंबा, S Q की अपेक्षा लंबा और R से छोटा है। इसके बाद 3 नंबर के बाद 4 नंबर, U R से लंबा है। U किससे लंबा है, तो R से लंबा है, तो हम यहाँ पर U रख दें क्या, कोई दिक्कत, U R से लंबा है। तो अब हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से R और S Q और T से लंबा है, तो चाहे Q हो कि T हो। मान लीजिए हम यहाँ पर T दे दिए, सर ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, T यहाँ पर भी, तो ठीक है Q और T दोनों में से कोई भी यहाँ हो, हमको तो सबसे लंबा ना दर्शाना है बाबू। तो सबसे लंबा आप देख लीजिए U T S R Q,
UTSRQ में सबसे लंबा कौन जा रहा है? तो सबसे लंबा U जा रहा है, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर जो है वो U जो है सबसे लंबा है। यह बात किससे पता चला? तो यह बात 1 नंबर जानकारी, 3 नंबर जानकारी और 4 नंबर जानकारी से पता चल गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिखा गया है घड़ी में 10 व 11 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां समपाती होगी? समपाती होने का सीधा मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनाना, यानी कि घड़ी की दोनों सुई, जैसे कि ठीक 12 बजता है, ठीक है, दोनों की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होना, घड़ी की दोनों सुई एक ही स्थान पर होना, घड़ी की दोनों सुई एक ही रेखा पर होना, इन सभी के लिए जो है 0 डिग्री का ही प्रयोग होता है। क्या क्या मैंने बोला, एक बार फिर से रिपीट कर दें? ठीक है, समपाती होना, 0 डिग्री का कोण बनाना, घड़ी की दोनों सुई एक ही स्थान पर होना, घड़ी की दोनों सुई एक ही रेखा पर होना, ये सारा का सारा जो है क्या चीज़ दर्शाता है? तो 0 डिग्री के कोण को दर्शाता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को तो बहुत बार रूल बता चुके हैं, चलिए एक बार फिर से बता दें। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे क्या करना है? यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब डॉट 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 जा रहा है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, सारा का सारा क्या है? 5 के मल्टीपल में है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो क्या करना है? पूर्णांक, अंश और हर को पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक और अंश को जब आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि मुझे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अगर यह प्राप्त होने लगे तो समझ लीजिए 100% वही विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 43 और 7 को ऐड किए तो 50, 38 और 2 को ऐड कर दिए 40, 54 और 6 को ऐड कर दिए हो गया आपको 60, 10 और 10 को ऐड कर दिए हो गया आपको 20। ये तो सारा विकल्प में ही यह नियम लागू हो रहा है। तो अब क्या होगा? अब आप क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, क्या जा रहा है? 10 और 11 बजे के बीच 0 डिग्री, यानी कि इस प्रकार से सुई होना चाहिए। 10 और 11 बजे के बीच घंटा का सुई और मिनट का सुई दोनों एक ही स्थान पर होगा। तो 10 और 11 बजे के बीच का मतलब होता है मिनट के हिसाब से 10 का मतलब 50 मिनट और 11 का मतलब 55 मिनट। इसका मतलब मिनट का सुई कहाँ रहेगा? 50 मिनट और 55 मिनट के बीच में। जब 50 मिनट और 55 मिनट के बीच में रहेगा तो आप देख लीजिए 50 मिनट 55 मिनट के बीच में है क्या? 50 मिनट और 55 मिनट के बीच में है क्या? 50 मिनट और 55 मिनट के बीच में है क्या? 50 मिनट और 55 मिनट के बीच में है कि नहीं है? तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10:54.6/11 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दिया गया है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी कि यहाँ जो अनुक्रम है, यानी कि यह जो सीरीज का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पूरा करना। देखिए बाबू, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है ये। यह क्वेश्चन में देखिए, अगर आप इसके मीनिंग में रह गए कि मीनिंग निकालते हैं तब बनाएंगे तो बाबू 100% आपका प्रश्न का आंसर नहीं आएगा। इसके लिए आप कन्फर्म रहिए, इसमें दिमाग लगाइए। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए एल पहला नंबर पर, एल दूसरा नंबर पर, मतलब पहला नंबर पहला लेटर, यहाँ पर पहला दूसरा लेटर, यहाँ पर ए पहला दूसरा तीसरा लेटर, यहाँ पर एल चौथा लेटर, यहाँ पर एल 1 2 3 4 5वां लेटर। तो बात कुछ समझ में आया? पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, 5वां लेटर। तो इस बार एल कितने नंबर पर? 6ठे लेटर के रूप में। और छठा लेटर के रूप में देखिए 1 2 3 4 5 6, एल छठा लेटर के रूप में है ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत भी है? चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है।
उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।